हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बेहतर होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करके त्रिकोणमिति से आता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, केवल त्रिकोणमिति नहीं बल्कि पूरे बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सबको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कम समय है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि बहुत ही ईजी तरीका से, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। तो फटाफट से आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और क्वेश्चन की ओर बढ़िए। किसी ड्रामा करने वाले के पास नहीं, डायरेक्ट हम लोग को जो है एग्जाम के लिए क्वेश्चन करना है तो करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग को देखने को यहाँ मिल जाएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, या ऐसे भी देगा tan 80 डिग्री, tan 80 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो tan 80 डिग्री, तो इसका वैल्यू आपका 1 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आपके एग्जाम में ही tan 80 डिग्री करके आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बाबू, 10 यानी इस वीडियो को केवल देख लो और जाके फटाफट जो है एग्जाम में धमाल मचा दो। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा, कभी कभी यहाँ पर ए देगा, क्या देगा, ए देगा, थीटा की जगह कभी कभी ए देगा, तो उसके बराबर क्या आता है। तो हमेशा याद रखना है साइन के उल्टा क्या होता है, तो साइन के उल्टा होता है कॉस। साइन के उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस थीटा होगा, क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कहाँ पर है, यहाँ ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, कम समय है, थोड़ा कम डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम आपका बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है सेक थीटा यानी 13/12। बहुत बच्चे जो है इसे करते हैं कि ये क्या लिखा है सर, तो 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर होता है, बाबू देखिए ध्यान से पढ़िएगा, तो 100% आपको एग्जाम में यही सब छप के आ रहा है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है, लेकिन यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का, तो h/b होता है। तो h का वैल्यू 13 है, b का वैल्यू 12 है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या चीज, तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो हम लोग को तो b का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ठीक है 12, लेकिन p का वैल्यू नहीं पता है। b का वैल्यू 12 दिया हुआ है, लेकिन p का वैल्यू हमें निकालना है। तो p बराबर क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला में आप लोग देखे होंगे, p बराबर रूट अंदर क्या होता है, h² माइनस b²। ठीक है, तो h का वैल्यू हम लोग को पता है, सबको पता है कि h का वैल्यू कितना है। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए, तो h का वैल्यू यहाँ पर देखिए 13 है, तो 13 निकाल देंगे यहाँ पर 13, अब माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ पर देखिए 12 है, तो 12 और दोनों का स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, शॉर्टकट में हम आपको बता रहे हैं। तो 13 होता है 169 और माइनस 12 144। ठीक है, तो 44, अब इसमें से घटाएंगे तो रूट अंदर आ गया 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया। तो अब देखिए 12 तो पहले से है, अब p का वैल्यू निकल गया कितना, तो p का वैल्यू निकल गया 5, तो 12/5, यानी इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए अब थोड़ा समय बाबू बहुत कम बचा है आपके एग्जाम में, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएं। डिस्कस करने पर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा चैप्टर को आपको इसमें कराना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है बाबू, ज़्यादा जो है इधर उधर भटकना नहीं है, अब समय बहुत कम है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। तो कॉस थीटा के बराबर पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कॉसेक थीटा है, हम लोग अक्सर कॉस थीटा पढ़ देते हैं। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का जो है वैल्यू कितना आएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आता है, तो कॉसेक थीटा बराबर आएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। कैसे, फॉर्मूला तो याद ही होगा, कैसे जी, तो कॉसेक थीटा गुणे साइन थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो साइन थीटा हो गया। तो 1/sin थीटा किधर गया, 1/sin सेक्शन सी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को भी एक बार ध्यान से देखिए बाबू। देखिए हम जो चाह रहे हैं कि आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा उठे, ठीक है। यहाँ पे यदि tan थीटा बराबर 8/15 है, यानी tan का वैल्यू क्या आता है, tan बराबर होता है P/B, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, और बटा B का वैल्यू 15 दिया है। तो कह रहा है कोसेक थीटा का वैल्यू बताइए। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा का क्या होगा बाबू, ध्यान से, तो H/P हो जाएगा। तो इसमें B दिया है, P दिया है, H नहीं दिया है ना, तो H हमें निकालना पड़ेगा। अब P का वैल्यू दिया है हम लोग का 8, ठीक है। तो H का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। किसका, H का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। तो जैसे ही हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमारा जो है ये पूरा यहाँ पे क्या आता है, H का बराबर क्या होता है, P² प्लस B², दोनों का 8 यहाँ पर कहा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर P का वैल्यू कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा फंस रहा है पेन, ठीक है, ध्यान से, 8 का स्क्वायर अब प्लस B का वैल्यू कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर। तो दोनों जब हम लोग घटा के निकालेंगे तो हम लोग का वर्गमूल से बाहर निकलेगा कितना, 17, ठीक है। यानी H का वैल्यू आ गया हमारा 17। तो जब 17 आ गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17। तो 17 जब हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, तो यहाँ से हटाएंगे और फट से चिपका देंगे 17, ठीक है। तो 17/8 ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 17/8 ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर कह रहा है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 + cot थीटा, 1 + cos थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा। तो ध्यान से रखिएगा, ये दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाते चल रहे हैं, थोड़ा सा कम समय बचा है आपके एग्जाम में, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो पूरा डिस्क्राइब करके हम बताते कि फॉर्मूला आता कहाँ से है, कैसे बनता है। tan थीटा 30 डिग्री, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, तो कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। इसके बाद भी आपको त्रिकोणमिति पढ़ना होता है, हर क्लास में पढ़ना है, क्या दिक्कत है। ऐसे ऐसे स्टाइल से आपको बताया जाएगा ना कि आपको फॉर्मूला यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देते हैं। फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है tan 30 डिग्री और sin 30 डिग्री और cot 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, cot 60 डिग्री, इससे कुछ रिलेशन है आपको, और इससे रिलेशन है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग फटाक से आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3, यानी 1/3 कौन है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर, यानी सेक थीटा बराबर क्या आता है, तो सेक थीटा आपको पता ही होगा कि सेक थीटा बराबर 1 क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्यों, क्योंकि सेक थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर होता है 1। जब ये गुणा में है तो इधर केवल बच गया सेक थीटा बराबर 1/, कॉस गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो कॉस थीटा। तो ऐसा ऑप्शन आपको किस में देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आ चुका है, tan 90 डिग्री माइनस 8 थीटा, सॉरी cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री माइनस 8 थीटा। तो कितना मस्त क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो tan cot का उल्टा क्या होता है, तो cot का उल्टा ध्यान रखना है, cot का उल्टा tan होता है, ध्यान रखना है बाबू। तो cot थीटा बराबर, तो उल्टा क्या हो गया, tan थीटा। तो जब tan थीटा हो गया तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साइन कितना है, 59 डिग्री, साइन 59 डिग्री अब बटा कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 59 और कॉस 61 डिग्री का, सॉरी 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको ध्यान रखना है बाबू, साइन 59 डिग्री अब बटा कॉस 31 डिग्री, ठीक है। इसमें से किसी एक को चेंज करें। देखिए इसको जो है ध्यान में रखना है कि अगर इसको जोड़ते हैं 9 और 1 10 के 0 और 5 और 3 8 और 1 9, तो 90 हो जाएगा।
अगर इसका उल्टा नीचा लिखे हुए, नीचे साइन के उल्टा कॉस होता है तो डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, आंसर 1 मार देना है। ठीक है, आंसर इन दोनों को जोड़ लेना है। अगर 90 पुग गया, इसका उल्टा वाला ये होता है साइन के उल्टा कॉस, कॉस के उल्टा साइन, तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको 1 यानी 90 के वैल्यू 1 डिग्री पर साफ मार देना है, क्योंकि कट के 1 आता है। ठीक है, तो अब तो उतना बड़ा प्रोसेस हम बता नहीं सकते हैं, तो ट्रिक बता दिए केवल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, एक बार और ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यदि 2 sin थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो थीटा का मान पर ध्यान दीजिए, थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा है। चलिए यहाँ पे कह रहा है 12 नंबर, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब जो है हम लोग 13 नंबर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं एक बार ध्यान से। यदि साइन थीटा बराबर √2 इंटू कॉस थीटा बराबर सेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, इसका वैल्यू आपका आएगा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3, tan थीटा बराबर वहीं पीछे जो आपको बताएं tan थीटा बराबर 3/4 है, यानी p/b आपको दिया हुआ है, p 3 दिया है और b दिया है 4। तो बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/h होता है ना बाबू। तो p/h होता है, तो p का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 लिख लेंगे, और h का वैल्यू ठन गोपाल है तो यहाँ पर h का वैल्यू निकाल लेंगे। तो h बराबर होता है p² प्लस b²। ठीक है, b²। ठीक है, तो यहाँ पर p का भी वैल्यू पता है और b का भी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो p का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना है, तो p का वैल्यू है 3। तो यहाँ पर फट से कर लीजिए ऐसे और निकाल लीजिए कितना, 3 का स्क्वायर आप प्लस b का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर तो हो गया 3 3 का 9 √9 और फिर 4 चौका 16 और दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 यानी 25, √9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर h का वैल्यू आ गया 5 यानी 3/5। तो 3/5 इधर ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, आंसर वही होगा। ठीक है, 3/5। ठीक है, और ऊपर चला गया है तो उसको भी हम दिखा देते हैं। 3/5 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इधर होगा आपका ऑप्शन में। हम आपको और भी क्वेश्चन देंगे ना बाबू, साफ 100% जाने वाला क्वेश्चन देंगे। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर 3/5 है, आंसर राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं 15 नंबर को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कर रहा है कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू, साइन। क्या होता है, साइन। तो साइन थीटा, तो साइन इसमें कहाँ दिख रहा है, तो साइन ए, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा ए पर साइन ए पर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री डैश डैश कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इस तरह का जैसे ही क्वेश्चन मिले आपको तब फटाक से 0 दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए, 0 दबा दीजिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 17 नंबर। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान थीटा किसके बराबर है। तो जब दोनों बराबर होगा तो थीटा किसके बराबर है, तो थीटा हो जाता है 45 डिग्री। क्योंकि अगर 90 डिग्री में से अगर हम लोग ये 90 है आधा आधा बांटेंगे तो जितना इधर जितना उधर। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, 45। तो 45 डिग्री ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो आपको कौन सा ऐसा फॉर्मूला सिखाए हैं बाबू, 18। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कि साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री अगर रहे तो साइन के उल्टा कॉस होता है, ये कन्फर्म हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 8 2 10 के 0, 7 है, एगो ऊपर हुआ है 8 है
एगो हासिल या 9 तो कितना हो जाएगा, एगो हासिल 9 तो 9 90 डिग्री पुग गया। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों कट जाएगा। ठीक है, जब हम पूरा बड़ा वाला प्रोसेस बताएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा बाबू। तो ये ट्रिक वाला है, दोनों को जोड़ लीजिए। इसका उल्टा अगर ये है तो वैल्यू 1 आएगा, तो 1 ऑप्शन देखते ही मार देना है, ऑप्शन बी जो है राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो वो जो आपका वैल्यू याद करना है तो वही वाला है। तो वैल्यू √2 आता है। वैल्यू क्या आता है, √2 आता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 20 नंबर, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है आपका tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। सटाक से बाबू आपको जो ट्रिक बताए ना उस पर ध्यान रखना है और दबा देना है। cos लिखा गया है, ठीक है, cot थीटा बोल रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। cot थीटा बराबर, तो cot थीटा कितना है, तो cot है आपका 25 डिग्री। अभी दोनों को जोड़ लीजिए, अगर 90 आ रहा है तो समझिए कि 100% 1 होगा। 5 5 10 के 0 और 6 2 8 एगो हासिल 9 यानी 90 डिग्री हो गया। और tan के उल्टा cot होता ही है, तो हो गया कितना 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 1 पे 1 ऑप्शन ये जो है यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, थोड़ा अजान हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि अजान के बाद आपको फिर से अच्छा से बढ़ा सके। ये स्टूडेंट फिर से हम लोग शुरू हो जाते हैं और पढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। cos A 1 डिग्री, cos 2, cos 3 देखें ना, डैश आपको करके दिया है 180 डिग्री। तो क्या बोले थे कि जब भी ऐसा दिखे तो 0 पर ध्यान मारना है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। फिर कह रहा है cot 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी तक याद नहीं किए हैं तो बहुत गलत बात है। बुक में भी है, आपको फटाक से देख करके याद रखना है। ठीक है बाबू, उससे भी आपको नंबर आता है, एक नंबर उसी में से आ जाता है। ठीक है, तो cot 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो cot 60 डिग्री का मान ध्यान में रखना है कि अभी बताते हैं, भले बुक देखिए या न देखिए लेकिन याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो cot का वैल्यू कितना होता है 1 बट्टा √3 कितना हो जाएगा 3, 1 बट्टा √3। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 2 cos 3 थीटा, यानी यहाँ पे गलती हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बराबर 1 है। क्या है बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान आपका क्या होगा ये हमें बताना है। तो थीटा का मान आएगा 20 डिग्री। कितना आएगा 20 डिग्री। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, यदि सेक ए बराबर cosec बी बराबर क्या है, वो 13/12 है, तब थोड़ा सा इधर, तब ए बी का मान क्या होगा। तो ए बी का मान क्या होगा ये बताना है। तो ए बी का मान क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब जो है 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इसको जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो cot C का मान क्या होगा। तो cot C का जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान रखना है कि इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। तो चलिए अगले नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तो फटाफट से अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाबू आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप थोड़े से अपने नरम सी हाथों को क्या कीजिए आगे की ओर बढ़ाइए। चलिए अब यहाँ पर चलिए ये भी कंप्लीट करके ही जाएंगे आपका। ठीक है, ध्यान से देखना है। कह रहा है सूर्य की उन्नयन कोण वो जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होगा तो क्या होगा। ऑप्शन तो दोनों का अगर ऐसा है और दोनों का बराबर है तो ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ध्यान है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए बाबू ज़्यादा टाइम रहता ना तो ये सब बना के आपको हम बताते। ठीक है, 2 स्तंभ 13 यानी खंभे, ध्यान रखना है 2 खंभे, एगो 13 मीटर का है, एक 7 मीटर ऊंचा है और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, यानी खंभा के बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है। ठीक है, तो 8 मीटर है, तो उनके सिरे के बीच की दूरी क्या होगी, यानी उनके सिरे के बीच की
दूरी क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो उसका आंसर जो है आपका हो जाएगा कितना डिग्री, यानी यहाँ पर 10 मीटर। कितना हो जाएगा, 8 मीटर तो यहाँ दिया है, लेकिन सीरा जो है ऊपर से ऊपर वाला हो जाएगा 10 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान में कर रखना है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। यदि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट बताना है कि कितना होगा। तो मीनार के हाइट क्या हो जाएगा, तो मीनार का हाइट आ जाएगा 100√3 मीटर, यानी ऑप्शन जो है ध्यान रखना है बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की पृथ्वी पर छाया 2 × √3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है ये हमें बताना है। तो उन्नयन कोण हो जाएगा उसका 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है 5। यहाँ पे कह रहा है एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार का ऊंचाई 7√3 मीटर आएगा। मीनार की ऊंचाई 7 × √3 मीटर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक मीनार की पाद बिंदु से 50 × √3 मीटर के दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, तो मीनार की ऊंचाई। तो जब हम मीनार की ऊंचाई निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150 मीटर, यानी 150 मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या किस प्रकार से है, देखिए इसमें जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दर्शक की आँख कह रहा है, दर्शक की आँख से जब कोई वस्तु नीची हो तो तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण हो तो न्यून कोण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जब नीचे हो तब, तो कह रहा है कि उस कोण का न्यून कोण को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो उस न्यून कोण को अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। जैसे यहाँ से नहीं होता है एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ बनता है जो आपका यहाँ पे, तो इसी के अवनमन कोण को हमें बताना है। ठीक है, तो अवनमन कोण ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कह रहा है 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर ही हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण बाबू इसमें जो है कम हो जाएगा। उस पहले वाला में 60 था, लेकिन इसमें क्या हो गया 5 मीटर सेम बन गया है तो 45। क्यों, क्योंकि सेम कोण हो गया तो सेम के लिए 45 90 होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री ही इसमें काम करेगा। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी उर्ध्व खंभे की ऊंचाई किसी दक्ष उसकी छाया के बराबर हो तो जाए तो सूर्य की उन्नयन कोण क्या होगी। देखिए सेम बता रहा है कि बराबर हो जाए। अरे तो बाबू जब भी बराबर के बात करेगा तो हम लोग 45 का बात कर देंगे, 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बराबर जैसे बात करेगा आप जो है 45 डिग्री पर हड़ाक मार दीजिए। करे यदि एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। तो सूर्य के उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। जैसे 3 देखिएगा 30 डिग्री मार दीजिएगा। √3 जैसे आपको मिले 30 डिग्री मार दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते हैं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा जो है बराबर होते हैं। उन्नयन कोण के बराबर, जैसे पर यहाँ पे उन्नयन कोण के बराबर क्या होंगे, उन्नयन कोण के बराबर अवनमन कोण होंगे। जितना ये उतना ये कोण होगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण के बराबर अवनमन कोण ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रक्षेप की आंख से मीनार की शिखर तक खींची गई रेखा को डैश डैश कहते हैं। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए बाबू, कमेंट कीजिए तब मजा आएगा। तो एक क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब जो है हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के पास, और उसका भी केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, ब्रीथ से जो क्वेश्चन आता है ब्रीथ से, तो उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। आलतू फालतू क्वेश्चन पर अब टाइम नहीं है कि हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ध्यान रखना है, बाह्य बिंदु कहेगा तो बाह्य बिंदु से जब भी अगर कहे तो ध्यान रखना है स्पर्श रेखा कितना खींची जा सकती है, तो 2 खींची जाती है, ठीक है। अगर एक बिंदु से बात करेगा अंदर का तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ध्यान रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, ठीक है। व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और ये जो पहला नंबर क्वेश्चन, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, कि वृत्त की बाह्य बिंदु हो चाहे कोई भी बिंदु हो, तो ध्यान रखना है कि हमें एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन जो है 1 और 2 जब बाह्य के बात करेगा तो 2 पर मारेंगे, अब स्पर्श बिंदु के बात करेगा एक रेखा तो वहाँ पे हम लोग को 1 पर मारना होगा, ठीक है। ध्यान रखना है। अब चलिए 2 नंबर का भी हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हो तो वह रेखा कहलाती है। तो एक बिंदु पर जब करती हो तो उसी रेखा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। कौन सा रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 का बात आ गया कि नहीं, तो एक रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 4 नंबर। किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से हो 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि वृत्त PA बराबर 4 सेंटीमीटर तब PB की लंबाई ज्ञात करें। तो PB के लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे, तो अगर पाइथागोरस के नियम से करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या आएगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 6 नंबर। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त कैसे होते हैं ये हमें बताना है। तो हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं, 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं तो समरूप, देखने में एक जैसा लगेंगे कि हाँ गोल है, ठीक है। सर्वांगसम नहीं हो सकता है, ठीक है। सर्वांगसम कब होगा, जब साइज में भी बराबर होगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर। किसी वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 8 नंबर। कह रहा है यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बराबर बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या है। तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो स्पर्श रेखा की संख्या आपका कितना हो जाएगा, दोनों वृत्त के दूसरे बाहर बिंदु से छूते हुए निकलती है तब उसमें 3 हो जाएगा। 2 वो है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी
का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हो तो P 8 सेंटीमीटर PB की लंबाई ज्ञात करें। तो PB का लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो PB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। शायद इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुके हैं, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है बाबू? तो बना कोण 360 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि वृत्त पूरा एक सर्कल होता है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होगा बाबू? आप ही बता दीजिए। तो 360 को 2 से भाग दे दीजिए, चाहे मैंने 2 भागों में। अर्धवृत्त का मतलब क्या है? इस वृत्त को आधा आधा काट देना। तो 360 के अधिया क्या होगा? 180, तो 180 डिग्री। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन भी। चलिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन भी आ चुका है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त के स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो वह समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है वृत्त का केंद्र O बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे के 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA का मान होगा। तो POA का मान कितना होगा? तो POA का मान होगा 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी? वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ये हमें बताना है। तो एक ही बिंदु पर मिलती है तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कि स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर जो है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त जो है इस पर अनंत बिंदु से मिलकर ये बना है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का जो है जवाब यहाँ पर देख लिए। यहाँ पे 17 नंबर, चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोण का योग होगा। तो सम्मुख कोण का योग होता है आपका 180 डिग्री। चक्रीय, ध्यान रखना है, चक्रीय चतुर्भुज का 180 डिग्री होगा। कौन? सम्मुख भुजा 180। इसमें कहाँ है? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। अतः स्पर्श करने वाली दो वृत्त की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो उभयनिष्ठ का बात जब करेगा तो जो है एक ही होगा। कितना होगा? एक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 19 नंबर आ चुका है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT की लंबाई होगी। तो PT की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। तो PT की लंबाई जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई हम लोग का आएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और चलेंगे हम लोग अब चैप्टर नंबर 12 में डायरेक्ट चलते हैं हम लोग कहाँ 12 में, और 12 को फाइनल कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग से निवेदन है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए अपने दोस्त को जो है कम से कम पास कराना है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए कि ताकि कम से कम वो पास हो सके, ठीक है। नहीं तो आप लोग अपने देख कर के नंबर उठा लीजिएगा, आपका दोस्त जो है ठंठल गोपाल हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अपने पास होने वाले दोस्तों के साथ घूमिएगा तो आपका भी रोग बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो है डिस्कस आगे किया जाएगा, फटाफट के ओर हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम लोग ज़्यादा टाइम लेने लगे तो, ठीक है। तो कम टाइम लेंगे, ठीक है। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल होगी, तो उसकी क्षेत्रफल हो जाएगी 4 गुनी। देखिए 2 दिख रहा है आपको, लेकिन 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4 गुनी ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के 16 गुनी है, 16 गुनी है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो है आपका, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1/4। 4 चौका 16 होता है, ठीक है बाबू। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के 16 गुनी है, तो ध्यान रखना है नीचे वाला, ऊपर वाला तो 1 रखेंगे लेकिन नीचे वाला को जो है स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग का 1/4 का अनुपात ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। कितना होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या होगी, तो उसकी त्रिज्या आपका होगी कितना 73 पॉइंट, यानी ऑप्शन डी 73.5 जो है आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से देखिए बाबू, कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। देखिए वो जो पहले वाला था उसका अपोजिट है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगी, तो यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल है, आपसे पूछ रहा है त्रिज्या के बारे में। तो जब त्रिज्या के बारे में बात करेगा तो ध्यान रखना है कि इसको 2 से काटना है। क्या करना है, व्यास के अधिया 2 से, तो 2 दूना 4, यानी 2:1 का तो 1 ही होगा, तो 2:1, यानी ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो चाहे स्क्वायर निकाले थे ना, उससे पहले वाला वही 2 दूना 4 वाला रूल लग जाएगा। यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखिए अब एग्जाम तो टाइम बहुत कम है, तो आज रात को जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिए, देख भी लीजिएगा तो याद आएगा एग्जाम में, ठीक है। एक वृत्त की परिमाप व क्षेत्रफल के माप बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो दोनों जब बराबर होगा तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 2 इकाई होगी। कितना होगी 2, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इनकी त्रिज्याओं वाला कौन सिस्टम बताए हैं बाबू, आपको सिस्टम बताए थे ना कि इसको 2 से काट दीजिए या स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 4/9 है इनका है अनुपात का मतलब, तो 2 दूना 4 और 3 तीर का 9, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 दूना 4 और 3 तीर का 9,
तो इसीलिए 2:3 आ रहा है। तो किधर है 2:3। 2:3 कहाँ आ रहा है जी? 8 का सी नंबर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। फिर वही बात आ गया है आपका। तो यहाँ पे 2:3 है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। त्रिज्या का जब बात कर रहा है, परिधि पर ध्यान रखना है, तो जब परिधि के बात करेगा तो सेम टू सेम उतार देना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक बार जरूर देख लेते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ना दीजिए। कहाँ जाता है बाबू, आपको क्या दिक्कत होगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। करा यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। तो अर्धवृत्त की अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? तो परिधि जब हम लोग निकालेंगे तो 22 आएगा। कितना आएगा? 22। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी परिधि 44 सेंटीमीटर है। कितना है? 44 मीटर है। कितना है? 44 मीटर है। तो इसका क्या पूछ रहा है? तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो त्रिज्या। तो त्रिज्या जब पूछे तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा हो तो चाप AB बराबर क्या होगा? तो चाप AB बराबर हो जाएगा आपका पाई R थीटा बट्टा 180। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की परिधि निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो वृत्त की परिधि जो है 2πr होता है। 2πr ये फॉर्मूला ही है, समझ तो फॉर्मूला है 2πr। सही है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दो वृत्तों की परिधियाँ A अनुपात B के अनुपात में है तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात तो इसमें से कोई नहीं दिया है। A दोनों नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर पर पहुंचते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या सिखाए हैं बाबू? त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 4 है तो 9 है, तो 2 दूना 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 3 का 9, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसमें खोजिए 2:3 क्या है? 2:3 कहाँ है? तो ए में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बहुत इजी मेथड है, आप उससे फट से आंसर निकाल सकते हैं। 16 नंबर दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो इसका जो है ऑप्शन ए यानी 10 सेंटीमीटर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है एक पहिया का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? तय की गई दूरी क्या होगी? तो जैसे ही मिले तो फटाक से करना है और यहाँ पे दबा देना है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें कोई नहीं है। ऑप्शन डी दबा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि यानी 10 पाई हो जाएगी। 10 पाई हो जाएगी, तो 10 पाई ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्त की
परिधि 220 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो वृत्त के त्रिज्या हो जाएगी आपका 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक वृत्त के व्यास डी सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। तो उसकी परिधि के बारे में हम लोग को बताना है। तो उसकी परिधि होगी डी तो हो गया इसका, और पाई, डी पाई व्यास यानी व्यास इंटू पाई। ऑप्शन डी बी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो है देख लेना है जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ओर से बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे हम लोग काम करते हैं अगला चैप्टर जो है। बाबू थोड़ा सा तबीयत दब है, फिर भी हम आपको जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, तेज़ी करेंगे, थोड़ा मेरा तबीयत भी सही नहीं है। कह रहा है एक बेलन और एक शंकु के आधार सामान्य है, यदि उनकी ऊंचाई भी सामान्य हो तो उनके आयतों का अनुपात होगा। तो उनके आयतों का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो उनके आयतों का अनुपात हो जाएगा 3:1, 3:1। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, जिसको खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया जाए तो तार की लंबाई क्या होगी। तो तार की लंबाई हो जाएगी 25 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अब जो है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो उनके आयतनों का अनुपात जो है क्या होगा ये हमें बताना है। तो उनके आयतनों का अनुपात आपका आ जाएगा ए, यानी यहाँ पे 5:12, 5:12। 4 नंबर क्वेश्चन एक समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 हो तो उनकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 3:4 होगा। वही रूल यहाँ भी चल रहा है, देखिए 9/16। तो 3 तिरका 9 और 4 चौका 16, तो सेम है कि ना, वही काम चल रहा है। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दो घनों के आयतनों में 1:8 है तो उनकी किनारों का अनुपात होगा, क्या कह रहा है, कोरों का अनुपात होगा। तो उनकी कोरों का अनुपात हो जाएगा 1:2, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है और उनके आयतनों का अनुपात है तो उनकी आयतनों का अनुपात जो है हो जाएगा 20:27, 20:27। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ये फार्मूला है 2πr/h। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो उसमें कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो घन 27 बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो उनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा 20:27। अभी ऊपर भी देखे हैं 20:27, 20:27। चलिए इधर देख लेते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इधर देखते हैं कि कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोले की आयतन का अनुपात 8:7 है, उनकी सतहों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो उनके सतहों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 होगा। 4:9। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोले द्वारा स्थापित हवाओं का आयतन, हवाओं का आयतन क्या होगा, तो हवाओं का आयतन जो है आपका हो जाएगा 288 पाई, 288 पाई, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, 125 घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन होगा, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 288 पाई, 288। यदि वर्ग का 15 नंबर क्वेश्चन, यदि वर्ग का विकर्ण 16 × √2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजाओं की लंबाई होगी, तो वर्ग की भुजाओं की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर होगी, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन का कोरों का संख्या होता है, तो एक घन में कोरों की संख्या कितना होती है, तो 12 होती है। कितना, 12 होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर का डी कह रहा है एक घटक घन के विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर घन को कोर की माप होगी, तो कोर की माप क्या होगी ये हमें बताना है। तो कोर की माप होगी 5 × √3 होगी, ठीक है। लाइट कट गई है, अब थोड़ी सी दिक्कत। चलिए स्टूडेंट हम कोशिश करते हैं कि आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर दें, फिर लाइट आने के बाद हम जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है 18 नंबर क्वेश्चन जरूर देखिए, सॉरी 16 नंबर 17 नंबर हो गया, 18 नंबर देख लीजिए। एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर है, तो वो घन का आयतन होगा, तो घन का आयतन क्या होगा ये हमें बताना है। तो घन का आयतन हमारा हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी शंकु का आयतन 240 घन सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई होगी, तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी 36। कितना हो जाएगी, 36, यानी 36 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी को ध्यान से देख लीजिए। किसी आयतन को उसकी भुजा के परित घुमाने की निर्मित आकृति होगी, तो निर्मित आकृति क्या होगी, तो निर्मित आकृति होगी आपका घनाभ। क्या होगी, घनाभ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला चैप्टर हम लोग करेंगे, तो शायद जो है बीच में वीडियो बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है लैपटॉप में। तो कोशिश करेंगे कि आपको जो है हम पूरा करा दें, लेकिन ये 2 चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको चाह रहे हैं कि हम अलग से इसको बना करके और समझा करके डालें, कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके, ठीक है। जैसे बहुलक है, तो जो बहुत बार आया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कि 11 1 बार 2 बार 3 बार आया है, 4 बार आया है, ठीक है। लेकिन 10 1 बार, 9 1 2 3 बार आया है। तो सबसे अधिक किसकी संख्या है, तो 11 की है।
तो 11 ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक आया। बहुत बार आए जो उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब कोशिश करेंगे, शायद बढ़ जाएगा तो वीडियो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए कोशिश करते हैं कि निकाल दे, मैंने शॉर्ट में निकालेंगे बाबू, गुस्सा मत होइएगा आप लोग। ठीक है, इसका जो है अच्छा वाला वीडियो भी बना के हम डाल देंगे। निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है माध्य को। किसका, माध्य को। ठीक है, थोड़ा तेज चलेंगे बाबू, गुस्सा मत होइएगा कि सर नहीं समझा रहे हैं। तो आप कहीं थोड़ा भी निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, प्रथम 5 का तो हमारा आ जाएगा 5 ही। कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कर रहा है। ठीक है, तो विषम संख्या आप जानते ही हैं, तो उसको निकाल लीजिए और जोड़ दे दीजिएगा। ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब करके दूसरे वीडियो में हम भेज रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिषद होगा, तो परिषद मैंने सबसे अधिक में से सबसे कम वाला घटा देना है। सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है, 24, तो 24 में से कितना घटा दीजिएगा, सबसे छोटा इसमें 9 है, तो माइनस कर दीजिएगा 9, तो कितना हो जाएगा 15। तो इसमें से 15, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। किसका, 5 का राइट ऑप्शन 15 हो जा रहा है। ठीक है, परिसर इसमें जो है 5 का परिसर 22, ये गड़बड़ दिख रहा है हमको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको गड़बड़ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है ये इतना, तो x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो x का मान आ जाएगा हमारा जो है 14, x का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें से बहुलक, तो बोले है ना बहुत बार, तो 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 3 आया है, तो 3 हमारा बहुलक हो जाएगा। जो बहुत बार आए उसको हम लोग बहुलक ले लेंगे। ठीक है, चलिए प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का होता है 1 2 3 4 5 6 10 तक को जोड़ देना है। ठीक है, आज जोड़ के योग होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है ना, तो 10 से हम लोग क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब 10 से 10 में हम लोग भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा, जानते हैं कितना, हमारा आ जाएगा 11 आंसर। कितना आ जाएगा, 11। कैसे बताए हैं, ध्यान रखिएगा बाबू, कैसे बताया गया है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा ऑन कर दे इसको, चलिए थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है इसको। प्राकृत संख्या का, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें से 100% क्वेश्चन पूछता है। प्राकृत संख्याओं का माध्य, जैसे प्राकृत संख्या 1 हो गया, जोड़ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 प्लस 2। टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4, तो 10 है। तो आप लोग जानते ही हैं 10 है। तो इस सबको हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। जैसे यहाँ पे हम लोग पीछे से जोड़ देते हैं, तो 10 9 19 19 8 जो है हम लोग जोड़ेंगे तो 27 27 34 34 6 30 30 5 35 35 4 35 4 39 39 3 39 और 3 आपका 39 3 52 52 2 54 54 1 55। तो हम लोग इसको काटेंगे तो 11 5 55, 11 5 55। ठीक है, तो 1 प्लस जो है यहाँ पे थोड़ा लैकिंग कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। टोटल इसको हम लोग जोड़े हैं तो आ गया है हमारा, चलिए तो हमारा कितना आ जाएगा बाबू, तो हमारा आ जाएगा 55/10। तो इसको काटेंगे तो 5.5, यानी ऑप्शन डी जो है लगभग हमारा आंसर आ रहा है। कहीं कहीं आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, 11। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान रखना है।
अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो उससे बड़ी संख्या है, उसकी बड़ी संख्या है। कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो उससे बड़ी संख्या होगी, तो उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी ये हमें बताना है। तो उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 9। क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का होना चाहिए। तो त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का अपवर्जित होना, अपवर्जित यानी ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगर 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को कहते हैं। तो अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं? फटाक से हमको जो है जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि इसको छोड़ रहे हैं। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में केवल आपको कमेंट करके बता देना है कि सही जवाब कौन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, बस इस दोनों में आपको कंपेयर करके बता देना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो छोड़ना आपके ऊपर बनता है, ठीक है। अब ध्यान भी रखिएगा। एक चलिए बता देते हैं, टाइम भी तो नहीं है आप लोग के पास, क्या करें। चलिए छोड़ देते हैं, एक छोड़ना। चलिए सी होता है, क्या होता है? सी होता है, बता दिए। चलिए आगे की ओर, क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो हम आपको देते कमेंट करने का समय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है ऊपरी वर्ग सीमा एवं निचली वर्ग सीमा के मध्य को कहते हैं। मध्य को क्या कहते हैं? तो मध्य को हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन केवल इंपॉर्टेंट ही मिलेगा बाबू। कह रहा है संचयी बारंबारता वक्रों की डैश कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्रों की डैश कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग डैश वर्ग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। पूर्ण माने 0 से शुरू होता है, तो 0, 1 प्लस 2 प्लस प्रथम कहा है, तो प्रथम का मतलब क्या है? तो प्रथम का मतलब शुरू से ही 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया बट्टा 5 टोटल संख्या। तब 4 और 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 बट्टा 5। तो इसको निकालिएगा, तब 5 दूनी 10 यानी 2। तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। 15 का ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। कह रहा है पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है। वहीं अगर प्राकृत संख्या कहेगा तो 1 से लेकर के 5 तक हम लोग जोड़ेंगे, तो 10 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 10 5 15 हो जाएगा। अगर प्राकृत संख्या कहेगा, यहाँ प्राकृत संख्या कहेगा तब, ठीक है। तब 15 बट्टा कितना कर देंगे 5, तो 5 3 15, तो उसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। लेकिन अभी जो है पूर्ण संख्या का है, तो 0 से शुरू होता है ना पूर्ण संख्या, तो इसलिए 2 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। कह रहा है उस वक्र का नाम लिखे जिसका माध्य का निर्धारण डैश से किया जाता है। तो उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो उसका त्वरण से किया जाता है। किसके? त्वरण से, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब जो है क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 5 3 7 डैश माने जो भी है का माध्यक है। तो माध्यक है तो क्या कीजिए, सबको जोड़ लीजिए, अब भाग दीजिए उतना जितनी संख्या है। तो जब भाग देंगे तो हम लोग का आएगा आंसर जो है बी। आप ये सब सिखाइए दिए है ना, आपको कोई टेंशन नहीं है। कह रहा है कि बहुलक 3 डैश -2 का माध्य है। तो 2 का माध्य है, तो माध्यिका उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। फिर कह रहा है वर्ग अंतराल 5 और 15 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह का मतलब दोनों संख्या का,
जोड़ के या 2 से भाग देते हैं ना बाबू, जब वो जो है सब्जेक्टिव पढ़ाए थे तो उसमें आपको याद होगा। तो दोनों को तो 15 आप 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 दूना 20। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह का मतलब क्या है, ये वर्ग अंतराल दोनों को जोड़ के या 2 से भाग देना रहता है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह हो जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है x 3, 4, 5 का माध्य 3 हो तो x का डैश मान होगा। तो इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इसको कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इसमें भी हम 50-50 कर देते हैं कि ये और ये दोनों में से आंसर कोई एक है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ए और बी में से आंसर बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब लास्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा आ चुका है कौन सा, तो हमारा आ चुका है बालक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग खेल कूद में भी लिखते हैं, प्रायिकता। कौन सा, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता, इसमें केवल ट्रिक समझना है और एक एक मुट्ठी में आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कहीं भी माइनस वाला संख्या दिख जाए ऋणात्मक, तो वो जो है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला है कि नहीं, तो नहीं है, ये -0.5। ठीक है, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। और ये क्या होती है, निश्चित घटना के भी प्रायिकता क्या होती है, इसी को निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता भी 1 होती है। अनिश्चित का बात करें, अनिश्चित घटना की, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो या कोई पूछ दे 0 कैसी घटना है, तो अनिश्चित घटना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव माने अनिश्चित, नहीं घटने वाला है, तो नहीं घटने वाला का क्या होगा 0। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो नहीं घटित होने वाला है उसका आंसर क्या आएगा 0, असंभव घटना, यानी उसका कोई घटित होने वाला नहीं है। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा जो है, लूडो आप खेलते हैं ना, तो उसमें संख्या 1, 2, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है। 6 से ज़्यादा उसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो 6 से अधिक नहीं रहता। यहाँ खाली पूछा है सम संख्या, तो 2, 4, 6, 3 गो है ना इसमें, तो 3 गो है। तो जब 3 गो है तो हम लोग टोटल संख्या कई गो है, टोटल संख्या है 6 गो। तो टोटल यानी अनुकूल बट्टा क्या होता है, कुल होता है। तो अनुकूल है आपका 1, 2, 3 गो, तो 3 बट्टा कुल कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो, तो 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 1/2। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बाबू ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो किसी भी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। ध्यान रखना है कि किसी भी अधिकतम बोलेगा तो 1, और सबसे न्यूनतम क्या होगा, तो सबसे न्यूनतम आपका होगा 0। इस दोनों संख्या के बीच ही कोई घटना होगा। ठीक है, 1 से अधिक नहीं होता है और 0 से कम नहीं होता है। माइनस में जाएगा तो वो तो नहीं है, तो गलत हो जाएगा। इधर 1 से अधिक होगा तब, तो कोई भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच ही होती है, या 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं। कह रहा है ताश के पत्तों का एक गड्डी का अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती या वृक्ष निकाला जाता है तो उसके इक्का होने की संभावना है। तो उसके इक्का होने की संभावना क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस ट्रिक को समझ लीजिएगा, तो कैसा हूँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी आएगा तो बना लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। टोटल ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52 में 2 भाग कर दीजिए। 2 भाग में क्या होता है, एक साइड में आ जाइए कि आपका इसमें जो है 52 पत्ता में
जो है 2 भाग कर दीजिए, एक कर दीजिए केवल लाल वाला और एक साइड कर दीजिए काला वाला। किसका? काला वाला। तो लाल में आता है 2 गो, फिर क्या 2 गो, तो 52 को 2 भाग में कर दीजिएगा तो इधर हो गया 26 गो, इधर हो गया 26 गो। ठीक है, अब लाल होता है जिसको ईंटिया या ठीकरी बोलते हैं, ईंटिया के पत्ती या ठीकरी भी बोलते हैं। इधर एक लाल पान हो गया, लाल पान। ठीक है, लाल पान। इधर हो गया काला में एक हो जाता है, काला में आपका, काला में क्या हो जाता है, तो काला पान में होता है आपका चिड़िया, हम लोग बोलते हैं चिड़िया, 3-4 गो पत्ता जैसा रहेगा, चिड़ी, थोड़ा सा हिंदी गलती हो रहा है, चिड़िया। ठीक है, चिड़िया। और इधर क्या हो जाता है, इधर होता है आपका ये जो है काला पान, काला पान। ठीक है, अब देखिए ये तो ठीक है कि काला पान लाल पान हो गया, लेकिन अब 26 गो में 2 भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 13 गो, ये हो जाएगा 13 गो, और ये हो जाएगा 13 गो, और ये हो जाएगा 13 गो। लेकिन इस क्वेश्चन में बात किया है कि इक्का होने की प्रायिकता, तो सब पत्ती में एक एक गो इक्का होता है। 13 चौका 52 हो गया ना, 13 26 33 48 23 52, तो इसमें एक इक्का है, इसमें भी एक इक्का है, इसमें भी एक इक्का है, और इसमें भी एक इक्का है। ठीक है, तो सब में तो 4 गो इक्का हो गया। तो जब 4 गो इक्का हो गया तो अनुकूल कितना होगा, क्योंकि इक्का का पूछा है, तो अनुकूल तो क्या हो गया, तो फॉर्मूला होता है ना, तो प्रायिकता का, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल बट्टा कुल। तो अनुकूल बट्टा कुल बराबर क्या हो गया, तो अनुकूल बट्टा कुल बराबर आपका कहा जाएगा, तो अनुकूल बट्टा कुल, तो अनुकूल कितना है 4 गो इक्का, तो ऊपर 4 कर देंगे। कुल कितना पता है, तो 52, तो 52 यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर 52। तो जब 52 हो गया तो 4 कम 4 और 13 चौका 52, यानी 1/13 जो है आपका आंसर आने वाला है। कितना आने वाला है, 1/13 आपका आंसर आ जाएगा। फिर लाइट भागा है बाबू, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है इस समय, पता ना क्या हो जा रहा है कि हमारे यहाँ लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर आ गया है 1/13। चलिए इसे आपका देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अब इस रूल को याद रखिएगा ना, तो आपका सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ आपको दिक्कत आएगा वहाँ हम बताते चलेंगे। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है किसी घटना ई के घटित के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। घटना ई के लिए घटित के निम्नलिखित में से कौन सही है, तो घटना ई के लिए ये वाला, सॉरी हाँ चलिए ये ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, पी प्रायिकता ऑफ 1। ठीक है 1। ठीक है, ये कह रहा है कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा तो होता नहीं है, वैल्यू का बताए थे 0 से छोटा नहीं होगा, और 1 से बड़ा नहीं होगा, तो ये छोटा दर्शा रहा है। ये कह रहा है ये भी छोटा दिखा रहा है, ये कह रहा है कि 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला 1 के बराबर कह रहा है, तो ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब एक साथ उछालिएगा तो 6 36 आने की संभावना यानी हो जाएगा, तो 7 का ये 1/6 जो है सही होगा। 1/6 कितना, 1/6, क्योंकि 6 बट्टा यहाँ पर 36, तो 6 कम 6 और 6 36, यानी 1/6 जो है आपका सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाए, इस गेंद की उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान रखना है, कह रहा है एगो थैला है, मान लीजिए एक थैला है, इसमें जो है आपको 6 काला गेंद रखा गया है, काला, ठीक है, आज 6 कह रहा है, 8 कह रहा है उजला गेंद रखा गया है, 8 गो उजला है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से निकाला जा रहा है, तो बताइए कि इसमें उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। तो उजला कई गो है, 8 गो, तो अनुकूल क गो हो जाएगा। अनुकूल जब प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल क्या शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बाबू, प्रायिकता निकाल रहे हैं तो कुल ना,
तो अनुकूल हो गया, कोई को इक्वल सकता है तो 8 गो, तो यहाँ पर 8, कुल कितना होगा तो 8 6 14, तो 14, तो 4 दूना 8 और 7 दूना 14, यानी 4/7 आपका आंसर हो जाएगा। 4/7 इसमें ऑप्शन ए नहीं दिया है, एक केवल दिया है और उसके बाद उधर दिया होगा ABC, ठीक है। तो इसका 7 जो है ये 4/7 आंसर आ जाएगा 8 का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब उस क्वेश्चन को देख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है 4/7, ऑप्शन सी राइट आंसर है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी भी निश्चित जब बात कहेगा तो 1 डायरेक्ट मार देना है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। और निश्चित घटना के 0 याद रखना है, निश्चित का 1 और निश्चित का 0। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और लास्ट न्यूनतम मान 0। इन दोनों के बीच ही कोई मान रहता है, 0 और 1 के बीच, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है। थोड़ा देख लें कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता होगी, तो एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 5 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी, 1/6। क्यों? क्योंकि 5 एक ही बार ना आएगा, एक पासा में 1 लिखा रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4, यानी लीडो गुटी पर 5 और 6, तो टोटल कितना हो गया, 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है ना, तो कुल जो है 6 है। अनुकूल कितना है, तो अनुकूल एक ही ना 5 आएगा एक बार में, तो एक बार में एक ही 5 आएगा, तो इसकी संख्या कितना है 1, और इसका संख्या टोटल की संख्या कितना है कुल, तो 6, तो 1/6, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है किसी घटनाओं के प्रायिकता का योग होता है, तो किसी भी घटना के प्रायिकता का योग जो है 1 ही होता है। ये मत सोचिएगा कि योग जो है एक एक जोड़ के 2 कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान में नहीं लेना है। किसी भी घटना का योग भी क्या होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। माइनस पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो माइनस बहुत गड़बड़ाता है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर स्क्रीन पर आ चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता के बीच में होती है, किसी घटना के प्रायिकता के बीच में होती है, तो किसके किसके बीच में होती है ये हमें बताना है। तो किसके किसके भी उसी समय से हम बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच होती है, कोई भी घटना 0 और 1 के बीच होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होती है, तो एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई 50-50 चांस है। मान लीजिए सिक्का आप उछाल रहे हैं ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि हेड आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि टेल आ जाए। दोनों को आने की क्या है, चांस क्या है 50 है, यानी 50% इसमें दिया है, तो 50-50% चांस है कि ऐसा हो सकता है कि हेड आ जाए या ऐसा हो सकता है टेल हो जाए, ठीक है। ये 50-50 है, ठीक है। तो इसी को समप्रायिकता भी पूछेगा कि समप्रायिकता किसे कहते हैं, तो दोनों को चांस आने की बराबर संभावना हो तो उसे समप्रायिकता भी कहा जाता है। एक सिक्का, उसका क्वेश्चन भी उस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर चित नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। अब नहीं आने की प्रायिकता आप लोग हमको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिए बालक लोग, क्योंकि इतना आपको हम समझा चुके हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीक़ा से समझ चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास मेरे लिए एक शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग एग्जाम में
बहुत ही सतर्क तरीके से बिना डरे समय को ध्यान में रख करके एग्जाम दे करके आइए, पूरा अपना झंडा फहरा करके आइए। एग्जाम में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हमारे तरफ से आपके लिए बहुत बहुत जो है शुभकामना है कि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा करें। चलिए अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के साथ जरूर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।